because that day we had some. Thank you. So that day we had some technical issues and थोड़ा सा hiccups वगैरह था. Next day Sunday को तो नहीं था, but sometimes these hiccups come. तो इसलिए for your distinct benefit, we have made it open to all. तो WhatsApp group में मैम ने, जया मैडम ने डाल दिया है. So anybody can view. सब लोग देख सकते हैं and it is open to all. So privately कुछ मंगाने का जरूरत नहीं, कुछ नहीं. This is open to all. We'll keep it open for some period of time. बाद में वो क्या होता है कि थोड़ा उधर लोड बढ़ता है तो हम लोग थोड़े पीछे वाले कम कर देंगे. So वैसे कर लो, जितने भी आपको एडवांटेज लेना है तब तक के ले. So this is just a repetition, बाकी कुछ नहीं. लेक्चर हुआ है and I have seen कि वो लेक्चर में मैक्सिमम पोर्शन कवर हुआ है. So you can go through that lecture also, and this lecture we are taking just for the repetition. ऐसे कुछ नहीं, just repeat करने के लिए फिर हम लोग ये लेक्चर ले लेंगे. So hopefully many of you must have gone through the chapter of Agni. ओके, अग्नि तत्व का चैप्टर शायद देखा, नहीं देखा होगा तो भी कोई इश्यू नहीं है. वी आर गोइंग थ्रू द दिस चैप्टर ओनली. तो इसमें से वही हम करेंगे कि जो इसमें है. सो लेट अस स्टार्ट. एक सेकंड है. हाँ, so let us start. All of you know that there are, हर एक मैटर के 3 स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. मतलब सबको ये पता है, इसमें कोई ये नहीं है. और ये सॉलिड, लिक्विड, गैस में हमें मालूम है कि पंच महाभूता से कैसे हम रिलेट करते हैं. तो पृथ्वी इज सॉलिड, जल इज लिक्विड एंड वायु इज द गैस स्टेट. ये 3 स्टेट है. तो कैसे अग्नि, कैसे हम लोग उसको एक्सप्रेस करेंगे. तो व्हाट इज अग्नि तत्व. अग्नि तत्व इसमें कहाँ बैठेगा. सो अग्नि इज द एनर्जी, दैट एनर्जी विच ब्रिंग्स ट्रांसफॉर्मेशन. मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में. तो हम लोग इसे सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि पानी है, यानी कि जल है, लिक्विड है. तो जल को अग्नि दिया, मतलब अग्नि की ये किया, तो उसके स्टीम बनेगी, भाप बनेगी. एंड समझो जल में से अग्नि निकाल दिया, मतलब इफ यू रिमूव अग्नि, यानी कि उसको ठंडा किया, तो इट बिकम सॉलिड. तो ये 3 स्टेट हो गए. इट इज पॉसिबल फॉर ऑल, मतलब सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट. तो अग्नि इज द एनर्जी दैट इज प्लेइंग रोल. तो अग्नि ये समझना है. तो अग्नि इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अभी वी विल सी ऑल एप्लीकेशंस. हम ऐसे पूरे अग्नि के एप्लीकेशंस ऐसे देखेंगे ना कि अग्नि हमारे जीवन में कहाँ कहाँ टच करता है. राइट फ्रॉम हमारी पुरानी सभ्यता से लेके यहाँ तक, मतलब आज की लाइफ तक कहाँ कहाँ अग्नि करता है. शायद आपको कई चीजें मालूम नहीं होगी, कई चीजें आपको मालूम होगी, या तो कई चीजें यहाँ पे नहीं आएगी. वो चीजें भी आप शेयर करो मुझे, तो वी कैन सी कि कहाँ कहाँ अग्नि हमारे लाइफ में. सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमें मालूम है कि अपना प्लेनेट है ना, जो मतलब यानी कि पृथ्वी जो ग्रह है ना, जहाँ पे ओनली ग्रह है ये अपनी सोलर सिस्टम ही क्या, बाकी सब मतलब यूनिवर्स में हमें तो अभी पता नहीं है. एलियंस बिलियंस की बातें अलग है. तो हमें पता नहीं है कि ओनली प्लेनेट विद द लाइफ. एंड व्हाई दिस लाइफ इज देयर, बिकॉज ऑफ द सन. and sun is the representation of the Agni Tattva. So because of the sun there is life on this planet, है ना. तो as per today's knowledge we know it is the life यहाँ पे ही है. and then ये क्यों है लाइफ कि it is a precise position. अर्थ का पोजीशन सोलर सिस्टम में ऐसी जगह पे है, परफेक्ट, ना आगे ना पीछे, परफेक्ट पोजीशन पे है. और इसीलिए यहाँ पे जीव सृष्टि का निर्माण हुआ है. अभी ऐसे देखते हैं कि मर्क्यूरी
यानी कि बुध, विनस यानी कि शुक्र, ये पृथ्वी से जो अपने सूर्य को और नजदीक है, इसलिए वो बहुत ही गर्म है। एंड मार्स यानी कि मंगल, जुपिटर और ये शनि, गुरु, ये और भी लंबे डिस्टेंस पे है, मतलब अर्थ से दूर है, तो वो बहुत ही ठंडे है, या तो उसको गैस है या तो बहुत ही ठंडे है। लेकिन हमारा ग्रह जो है वो परफेक्ट इतने टेम्परेट जोन में है, करेक्ट, कि यहाँ पे जीव सृष्टि का निर्माण हुआ। ये है पहला पिक्चर जो मैंने बताया, वो है शुक्र का। दूसरा है वो बुध का, जहाँ पे होती, और शुक्र शुक्र जो है ना, उसके ऊपर तो सल्फ्यूरिक एसिड के क्लाउड्स रहते हैं और पूरा एसिड की वर्षा होती है, मतलब एक एक ऐसी चीजें हैं। और ये है रेड कलर का जो मंगल है। हाँ? और आगे जाएंगे तो ये ईओ का पिक्चर है, यानी कि गुरु का एक उपग्रह, जहाँ पे मीथेन के सागर है, मतलब इतना ठंडा है और हमेशा लाइटनिंग चालू रहती है, मतलब पूरा ठंडा है, यहाँ पे बहुत गर्म है। लेकिन हमारी जो पृथ्वी है वो ऐसी जगह पे है परफेक्ट, कि जहाँ पे हमारी जीव सृष्टि का निर्माण हुआ है। तो ये किसकी वजह से? तो जो अग्नि जो है, यानी कि सूर्य जो है, वो हमारी लाइफ को सस्टेन करता है ना। तो अग्नि का महत्व क्या है कि नॉट ओनली सस्टेनर, इज अ क्रिएटर एंड सपोर्टर, मतलब बिकॉज ऑफ दिस पोजिशन लाइफ का निर्माण भी हुआ, लाइफ को सपोर्ट भी कर रहा है, और अगर ये डिस्टेंस चेंज हो गया तो लाइफ को डिस्ट्रॉय भी कर देगा। मतलब कुछ होगा तो सन की हीट बढ़ जाएगी, तो एवरीथिंग लाइफ विल बी डिस्ट्रॉयड फ्रॉम द अर्थ। ये भी है, मतलब ये निर्माण भी किया, सपोर्ट भी कर रहा है, और डिस्टर्ब भी कर सकता है। तो ये इतना अग्नि तत्व का परफेक्ट इंपॉर्टेंस है। सो इट प्रोवाइड्स व्हाट? लाइट, हीट एंड रेन्स। रेन्स क्यों? क्योंकि वाटर साइकिल यानी पानी की बाफ होना, क्लाउड्स बनना, पानी गिरना, ये सब। एंड ये पानी गिरने से हम खेती कर सकते हैं। एवरीथिंग दैट वी कैन डू मीन्स सस्टेनर, यानी कि सपोर्टर, है ना। तो ये है सन की नजदीक की एक चित्र, और ये सन इज अ सपोर्टर। अभी सन, ये हो गया ग्रॉस लेवल। अभी हम लोग देखेंगे एम्ब्रायोजेनेसिस के लेवल पे। एम्ब्रायोजेनेसिस का लेवल यानी कि क्या है कि मेल एंड फीमेल गैमेट्स, किसी भी जीव की निर्मित कैसे होते हैं? बिटवीन मेल एंड फीमेल गैमेट्स व्हेन दे यूनाइट, हाँ, तो एक जाइगोट फॉर्म होता है। जाइगोट यानी कि जो अंडज, मतलब जो एक क्या बोलते हैं उसे, जाइगोट, व्हाट आई से, ओवम, ओवम फॉर्म होता है ना। स्पर्म एंड ओवम का मिश्रण से एक क्रिएशन तैयार होता है। बट रिमेंबर, उसके लिए भी परफेक्ट टेम्परेचर, अंदर बॉडी टेम्परेचर तभी इतना होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए कि ओनली इन दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर हो, यानी कि अग्नि तत्व की हिसाब से जो होगा, तभी इसका दोनों का मिलन होके ये जाइगोट तैयार होगा, एंड देन एग्जैक्टली ह्यूमन डेवलपमेंट आगे चालू होगा। तो मतलब हमारा जीवन, यानी कि हम जो, मतलब व्हाट life, we have come into existence because of that agni tattva in the womb of a mother. That is also important. Now here we have taken one different term. इसमें लिखा है टेम्परेचर डिपेंडेंट सेक्स डिटर्मिनेशन। व्हाट इज दिस? इसे बोलते हैं TSD, टेम्परेचर डिपेंडेंट सेक्स डिटर्मिनेशन। मतलब ऐसे कुछ जीव जंतु यहाँ पे है, ये पृथ्वी पे, कि जिनका सेक्स जेनेटिकली डिसाइड नहीं होता, जेनेटिकली डिसाइड नहीं होता है, बल्कि उनका सेक्स टेम्परेचर से डिसाइड होता है। मतलब टेम्परेचर डिसाइड करता है कि वो, मतलब जो रेप्टाइल्स है ना, रेप्टाइल्स क्या होते हैं कि सरीसृप जिसे बोलते हैं रेप्टाइल्स। तो रेप्टाइल्स में है कि कछुए हैं, एंड सम क्रोकोडाइल्स भी रेप्टाइल्स में। तो वो क्या करते हैं? अंडे देते हैं। तो जो अंडे जो देते हैं, एंड देन दैट अंडे जो है, कछुआ जो अंडे देते हैं, तो कछुआ की मादा किनारे पे आते सैंड में अंडे डाल के कवर करके निकल जाते। तो ये अंडों में से
जैसे टेम्परेचर रहेगा एनवायरमेंट का, उसी टेम्परेचर डिसाइड करता है कि अंडों में से मेल निकलेंगे या फीमेल। सो दैट इज द अग्नि तत्व प्लेइंग ग्रेट रोल इन डिटर्मिनेशन ऑफ द सेक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर जीवा। मतलब वो जब भी अंडों में डिसाइड नहीं हुआ होता है कि अंदर मेल है या फीमेल है, जो कि हमारे इसमें जेनेटिकली डिसाइड होता है, यहाँ जेनेटिकल। इजंट इट इंटरेस्टिंग? दिस इज समथिंग रियली इंटरेस्टिंग। तो बाहर का टेम्परेचर कैसे रहेगा उसी हिसाब से, सो नेचर इज डिसाइडिंग क्या उसमें से होना चाहिए और कैसे उसमें से निकलेंगे। सो दिस इज समथिंग वी वांट टू नो। एंड देन थोड़े से सटलर लेवल पे हम जाएंगे, तो बॉडी का जो टेम्परेचर है ना, हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन होना बहुत जरूरी है। तो बाहर का टेम्परेचर कितना भी हो, है ना, बाहर का टेम्परेचर कितना भी हो, हमारा टेम्परेचर बॉडी का परफेक्ट डिसाइडेड रहता है। लेकिन ये सब एनिमल्स में नहीं है। देर आर सर्टन कोल्ड ब्लडेड रेप्टाइल्स, यानी कि जो एम्फीबियंस है, तो वो पानी में भी रहते हैं और बाहर में भी रह सकते हैं। तो उनके ब्लड, वो मतलब पानी ठंडा रहेगा, थोड़ा गर्म रहेगा, और बाहर आके गर्म रहेगा, तो बाहर का तापमान, तो उनका जो ब्लड है ना, वो नेचर हैज गिवन एंड मेड देम कोल्ड ब्लडेड। तो कोल्ड ब्लडेड मतलब जो हम लोग बोलते हैं ना कि कोल्ड ब्लडेड मर्डरर, वैसे वो नहीं है कोल्ड ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड का मतलब है उनकी टेम्परेचर है ब्लड का वो नीचे रहता है। तो उनको क्या करते हैं, जब भी वो बाहर आते हैं पानी से सुबह, तो दे कैनॉट मूव बिकॉज द बॉडी इज नॉट अलाउिंग टू मूव बिकॉज द टेम्परेचर इज वेरी लो। सो दे आर बास्किंग, बास्किंग यानी कि धूप में आके बैठते हैं। आपने देखा होंगे कि गार्डन लिजर्ड्स वगैरह सुबह आके बैठते हैं सन में। एंड देन ये देखो हमारा बॉडी टेम्परेचर, ये थर्मामीटर है, हमारा बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री हमेशा रहेगा। बट ये जो है गार्डन लिजर्ड्स जो है, वो आके धूप में रहते हैं। तो उनको धूप लगी, तो सन यानी कि अग्नि तत्व मिला, देन इट स्टार्ट्स मूविंग। तो अर्ली मॉर्निंग में वो ठंडे रहते हैं, है ना। ये जो है क्रोकोडाइल्स वगैरह, वो भी आके पानी से बाहर निकल के सनलाइट में बैठे रहेंगे। जब इस धूप आएगी तभी वो उनकी हलचल करने के लिए चालू होंगे। तो ये ऐसे। और दूसरे जो है, यानी कि जो और भी जो थोड़े एनिमल्स हैं, तो जो आर्टिक जोन में यानी कि ध्रुवीय प्रदेश में रहते हैं, तो उनके लिए क्या होता है कि वहां ठंड जैसे पड़ने लगती है, तो बॉडी ठंड हो जाएगी ना, तो वो क्या करते हैं, नीचे नीचे घुस के जमीन के अंदर उसके एकदम डीप जाते हैं, जहाँ पे थोड़ी उनको हीट मिलती है, तो वो जाके वहां सो जाते हैं। उसे बोलते हैं, दैट प्रोसेस को बोलते हैं हाइबरनेशन। तो अगेन देखो अग्नि तत्व सबके लाइफ में कैसे रोल प्ले करता है। हमारे लाइफ में क्या है, बाहर का टेम्परेचर कितना भी रहने दो, माइनस रहने दो। अभी आनंद शर्मा जी रहे वहां पे, विंटर में टेम्परेचर जाएगा माइनस में, -10, -15, -20 टेम्परेचर जाएगा विंटर में, है ना। एंड हम लोग यहाँ रहे, जो राजस्थान में रही है, या कई जगह में हमारे कोई स्टूडेंट्स रह रहे हैं, तो उनके लिए टेम्परेचर जाएगा 40, 45, 50 डिग्री तक भी टेम्परेचर जाएगा। बट बॉडी टेम्परेचर विल ऑलवेज बी मेंटेन एट 37, दैट इज नोन एज होम्योस्टेसिस। तो दिस अग्नि तत्व इज सपोर्टिंग हमें कि बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना है। और इनके लिए कैसा है, जो लिजार्ड्स है, क्रोकोडाइल्स है, उनके लिए कि उनको बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए अग्नि तत्व का फायदा सन का लेना पड़ता है। और जो ठंड प्रदेश में रहते हैं, उनको अग्नि तत्व लेने के लिए जमीन में नीचे जाना पड़ता है स्नो से बचने के लिए। सो दिस इज वंडरफुल। द मतलब सपोर्टर, अग्नि तत्व इज द सपोर्टर ऑफ द लाइफ फोर्सेस। ये हो गया ग्रॉस लेवल पे, यानी कि स्थूल मान पे। ये तो हमने कई बार देखा है कि ये कैसे होता है ना। तो इंटरनल रेस्पिरेशन हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम के टाइम में भी देखा कि ऑक्सीजन लेते हैं, और ये जो ग्लूकोज है वो हमारे फूड में से यानी कि कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बनता है, फिर वो आगे जाके कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर बाहर डालता है और एनर्जी तैयार करते हैं, है ना। मतलब ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन कम टुगेदर एंड मेक द एनर्जी। तो ये एनर्जी होने के लिए
वहां पे भी सेल्यूलर लेवल पे पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए, तो वो बॉडी का टेम्परेचर ऐसे रहेगा, सो देन ओनली दिस एनर्जी रहेगा एंड द ऑर्गेनिज्म इज अलाइव। तो ये सब चीजें अग्नि तत्व हमें सटलर लेवल पे और क्या करते हैं। तो दूसरा एक है जो हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में देखा कि वो सिक्रीशन ऑफ द हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना। तो जो पेप्सिनोजिन है सीक्रेट होता है स्टमक से, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में वो पेप्सिन बनता है एंड देन इट डाइजेस्ट द प्रोटीन विच इज वेरी हार्ड फॉर द डाइजेशन। तो ये हमें क्या होता है कि इट्स अ काइंड ऑफ हाइड्रो। अभी ऐसे है ना कि हम बोलते हैं ना कि जठराग्नि, यानी कि हमारे स्टमक में जो अग्नि है, तो ये अग्नि ऐसे हो सकता है कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, जो एसिड हमारे स्टमक में बनता है, शायद इसी को ही जठराग्नि बोला जा सकता है। मतलब एसिड इज बर्निंग। आपको मालूम है एसिड स्किन पे गिरा या तो हम बाथरूम में एसिड डालते हैं, वही एसिड है, एसिड डालते हैं तो कितना कोरोसिव एक्शन है, हीट प्रोड्यूस करता है, जला देता है सबको। तो स्टमक में जब भी रहेगा तो बैक्टीरिया किल करने के लिए इतना चाहिए वो सब जर्म्स एंड बैक्टीरिया, बट दैट इज द हीट क्रिएटेड। इसलिए हम क्या बोलते हैं ना कि खाने के पहले या तो खाने के बाद तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए। खाना खाने के समय में पानी क्यों नहीं पीना चाहिए कि वो एसिड डाइल्यूट हो जाएगा। लेकिन हमारे पुरखों ने क्या बोला कि ये जठराग्नि को ठंडा कर देगा। ठंडा कर देगा इसका मतलब है हम अग्नि के ऊपर पानी जल डालेंगे तो अग्नि बुझ जाएगी। इस यही मतलब है कि जैसे ही वो एसिड डाइल्यूट होगा तो वो जो जठराग्नि है वो ठंडा हो जाएगा, यानी कि डाइजेशन ठीक नहीं होगा। और डाइजेशन अगर ठीक नहीं होगा तो इनडाइजेशन के प्रॉब्लम्स, मतलब हमारे इसमें जो स्क्रिप्चर्स में ऐसे दिए है कि उसको अजीर्णम यानी कि इनडाइजेशन, अतिजीर्णम एंड कुजीर्णम, ऐसे उन्होंने किया है। बट अभी वो नहीं लेते हम लोग। तो जानने की ये ऐसे है कि ये प्रॉब्लम्स हम पानी अगर लेते हैं खाने के टाइम में तो ये नहीं लेना चाहिए, या तो जठराग्नि जो है हमारे अंदर का वो ठंडा हो जाएगा। सो दिस एकदम सेटलर लेवल पे जठराग्नि हमें डाइजेस्टिव फायर हमें ये करता है। इसलिए ये पिक्चर भी ऐसे दिखा है कि फायर, फायर मतलब अंदर कोई अग्नि नहीं जला हुआ है, बट दिस इज द हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट इज हेल्पिंग अस फॉर द डाइजेशन। और ये अग्नि महाभूत जो है वेरी यूजफुल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन रेस। मतलब आदमी का जो मतलब जो प्रगति हुई उसमें अग्नि का बहुत बहुत बड़ा हाथ था। कैसे हाथ था कि जब भी आदमी ने सीखा कि फायर को कैसे जलाने का, मतलब जैसे वो अग्नि के ऊपर उन्होंने मतलब अग्नि निर्माण करने की क्षमता जब भी आदमी में आ गई तो उसकी डेवलपमेंट बहुत फास्ट हो गई है ना। मतलब अग्नि को नॉट ओनली करने की मतलब क्षमता, बनाने की क्षमता भी नहीं, मतलब अग्नि प्रज्वलन करने की क्रिया भी नहीं, ताकि उसको कंट्रोल में रखने की भी जब भी आदमी ने सीखा तो उसका पूरा लाइफ चेंज हो गया। मतलब शायद कभी जो फॉरेस्ट फायर लगते हैं तभी उन्होंने कुछ जले हुए जानवरों का मांस खाया होगा तो डाइजेशन अच्छा हुआ, खाने में रुचकर लगा होगा। बाद में उन्होंने आदमी ने सीख भी लिया, तो इसीलिए बोलते हैं विक्ट्री ओवर फायर टू कीप इट अंडर कंट्रोल। तो ये कैसे कि जो दो लकड़ी के ऊपर जला के उन्होंने फायर निर्माण करने की जो किया था, और बाद में जैसे शस्त्र बने क्या बने, और ये फायर करने की जो क्रिया उसको आ गई, तो ये अग्नि के ऊपर उन्होंने विक्ट्री भी ली। और अग्नि का दूसरा एक फायदा हो गया कि तभी वो केव्स में रहते थे, गुफा में रहते थे, तो रात को केव के बाहर अगर अग्नि जला के रखा तो वाइल्ड एनिमल्स जो हिंस्र पशु है वो नहीं आएंगे, अग्नि से दूर रहेंगे। तो उनकी रक्षा के लिए भी अग्नि काम आया। मतलब ऐसे हर एक तरह से आदमी की डेवलपमेंट होने के लिए अग्नि का बहुत बड़ा योगदान हुआ। सो हाउ, तो अभी हम लोग थोड़ा सा आगे जाते हैं। ये सब अग्नि का ये देखा कि क्या क्या रिएक्शन अग्नि के हमारे इसमें, और अग्नि ने कैसे हमारी प्रगति की, ये सब है। तो ये तो हो गया। अभी ये क्वेश्चन है कि डज मैटर रियली एग्जिस्ट। ऐसे तो ऐसे बोला जाता है, साइंस क्या बोलते हैं
कि मैटर इज नथिंग बट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. सो यूनिवर्स इज अ वाइब्रेशंस ऑफ डिफरेंट एम्पलीट्यूड. मतलब जो स्पंदनों से ये जग बना हुआ है ऐसे कहते हैं. मतलब कहते नहीं, मतलब इट इज नोन दैट पूरी स्पंदन यानी कि जो वाइब्रेशन है उसी से ये विश्व की निर्मित हुए. और वाइब्रेशन इज द बेसिक फंडामेंटल थिंग. तो इसका मतलब जो एनर्जी यानी कि अग्नि तत्व है वही उसकी है. तो जो जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी है अल्बर्ट आइंस्टाइन की, हाँ, जो क्या बोलता है E इज इक्वल टू mc², यानी कि एनर्जी का उन्होंने इक्वेशन क्या दिया है, मास इनटू c इज द स्पीड ऑफ लाइट, एंड उसका उन्होंने स्क्वायर बनाया. मतलब लाइट का स्पीड है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, उसका वर्ग किया. तो इतनी स्पीड से अगर कोई मैटर, अगर वो मैटर को हम ले गए, सो दैट विल कन्वर्ट इनटू एनर्जी. मतलब अल्टीमेटली ज्यादा हम लोग इसमें क्वांटम थियरी में नहीं घुसते, बट कहने का मतलब क्या है कि ये जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी एंड ये सब अल्बर्ट आइंस्टाइन का इक्वेशन देखा, सो देयर रियली डजंट एग्जिस्ट एनी मैटर. ऐसे हो गया कि मैटर ऐसे नहीं, इट्स ऑल एम्पलीट्यूड्स ऑफ डिफरेंट एनर्जी एम्पलीट्यूड्स है. और इसी से एनर्जी से ये विश्व बना है. तो एनर्जी से यानी कि अग्नि तत्व, यानी कि हमारे विश्व की निर्मिति का और इसका मूल जो है वो अग्नि तत्व है. ऐसे साइंटिफिकली देखें तो भी हम उसे बोल सकते हैं. ओके, आगे चल के ये एक पिक्चर मैंने लिखा है वो रिलेटिविटी का, उसका जो फेमस डायग्राम है E इज इक्वल टू mc² का, वो उसका जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी का अल्बर्ट आइंस्टाइन. तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज, तो एनर्जी यानी कि अग्नि कहाँ कहाँ हमें टच कर. एंड देन इम्पोर्टेंस ऑफ अग्नि तत्व इन डिफरेंट कल्चर्स. अभी बहुत सारे, मतलब दुनिया की जितनी भी सभ्यताएं हैं, है ना, मतलब रेड इंडियंस, मायंस, इजिप्शियंस, कोई भी ले लो, सुमेरियंस, बेबीलोनियंस, ग्रीक, रोमन्स, हमारी सभ्यता तो है ही, और जापान या कहीं भी, तो हर एक इसमें अग्नि का महत्व बहुत बहुत, मतलब पंचमहाभूतों का तो महत्व है ही, लेकिन अग्नि को हर एक कल्चर में माना गया है. तो हम लोग ऐसे देखते हैं कि फायर वर्शिप कहाँ कहाँ पे होती है. तो फायर वर्शिप इज रिलेवेंट टू ईरानियन रिलीजन, यानी कि ईरान में उनका फायर का ये करना. तो ईरान जो देश है ना, तो एक जमाने में उसको पहले पर्सिया बोला जाता था, है ना. तो पर्सियन जब भी थे तभी वहां पे जो था वो जोरेस्टर, यानी कि सेंट जोरेस्टर ने वो लोगों को, दे आर नोन एज द फायर वर्शिपर्स, है ना. तो दे कंसिडर्ड हिज एजेंट एज प्यूरिटी एंड राइचियसनेस एंड ट्रूथ. तो वो हमेशा बोलते थे, जोरेस्टर ने उन्होंने देखा है कि जो प्यूरिटी यानी कि जो क्या बोलेंगे हम लोग, मतलब प्योरनेस जो है वो अग्नि से आता है, एंड ट्रुथफुलनेस भी अग्नि से आता है. ये अग्नि का उन्होंने विशेष गुण धर्म माना और लोगों को ये जोरास्ट्रियंस ने. तो जोरास्ट्रियंस जो है कि वो अग्नि की पूजा, मतलब जो इसे अग्नि अग्नि पूजक या अग्नि की उपासना करने वाले जो लोग हैं, एंड वही हेलो, लोग सर हैं. का आवाज आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है मेरा आवाज? आ रहा है, Yes, sir. आ रहा है आ रहा सर। है. We are getting, sir. तो कौन है, योगिता बोल रहे थे, तो थोड़ा सा अपने तरफ से जरा क्लियर करो, कुछ होगा शायद. आपका जो डिवाइस है वो कहीं म्यूट हुआ होगा, या तो मतलब वॉइस में थोड़ा सा चेक करो. ओके, शुड आई रिपीट अगेन? आई रिपीट अगेन, डोंट वरी. तो जोरेस्ट्रियंस यानी कि जो है वो, उनके जो डिसेंडेंट्स है ना, वो है हमारे इसमें जो पारसी जिसे है, मतलब टाटास, राइट. सो ये टाटास है. तो वो क्या थे कि 7th सेंचुरी में, सातवीं शताब्दी में वो पर्सिया में, यानी कि आज का जो ईरान है वहां रहते थे. लेकिन जब भी इस्लाम ने, मतलब मुसलमानों ने जब वो कैप्चर किया, तो जान बचाने के लिए वो सब पर्सियंस वहां से भाग गए और दुनिया के हर एक जगह जगह में गए. तो वो जब भी निकले तो ईरान से निकल के
जहाजों में बैठ के वो आ गए। तो गुजरात में संजान की कोस्ट पे आ गए। संजान करके एक गांव है, वहां पे वो लैंड हुए। तो तभी उधर का राजा वहां थे, वो वहां पे आ गए। तो गुजरात में आ गए, और तभी ये जोरेस्टर का पिक्चर है, तभी ये जोरेस्ट्रियंस का साइन है उनका। और वो जब भी आ गए तो वहां का राजा उन्होंने पनाह मांगी कि वी वांट टू प्लीज एक्सेप्ट अस, वी हैव कम, वी हैव नो लैंड ऑफ आवर्स। और जैसे ही मुसलमानों की आक्रमण से उन्हें हमें भागना पड़ा, तो हमें यहाँ एक्सेप्ट करो। तो वो राजा का जो महामंत्री था, तो ये कई बाहर से आए हैं लोग, तो ये पिक्चर ही दिखाता है। तो उन्होंने मतलब लैंग्वेज तो थी नहीं दोनों की समझने की, लेकिन वो उनको समझ गया कि इन्हें यहाँ रहने का है जो आए हैं लोग। तो उन्होंने महामंत्री जी ने उनको क्या किया, एक कटोरे में दूध दिया, और जो बताया कि देखो हमारा कटोरा पूरा भरा हुआ है दूध से, यहाँ और कुछ डालेंगे तो रहने की जगह नहीं है यहाँ पे, तो हाउ कैन वी एक्सेप्ट। तो जो उनका लीडर था, वो जोरेस्ट्रियन लोगों का, उसने क्या किया, थोड़ी सी शक्कर ली और उसमें डाल दी। तो शक्कर उसमें घुल गई, लेकिन दूध बाहर नहीं आया। तो बोले कि हम यहाँ रहेंगे, इसी तरह रहेंगे कि जैसे शक्कर दूध में मिल जाती है, घुल जाती है। तो राजा को बहुत पसंद आया। और तब से आज भी ये जो पारसीज है, दे हैव कम टू डिफरेंट कंट्री, हमारे कंट्री में आ गए, लेकिन ऐसे मिलजुल गए कि नाउ दे आर इंडियंस। मतलब वो हमारी सभ्यता में इसी तरह से मिल गए। नॉट ओनली मिल गए, हमारी सभ्यता में, हमारी भारत की इसमें उन्होंने बहुत बड़ा योगदान भी दिया है। एंड दे आर मतलब नाउ इन नॉट ओनली इंडियंस, बट वी कैन से दे हैव बिकम वन विद इंडिया। तो ये ऐसी थोड़ा सा है। तो ये कहने का मतलब क्या था कि ये लोग अग्नि पूजक थे, और आज भी उनकी जो वर्शिप हाउस, मतलब उनके जो टेम्पल्स है, उसे अग्यारी बोलते हैं। तो उनके अग्यारी में कॉन्स्टेंटली फायर बर्निंग रहता, परमानेंट फायर बर्निंग उनके यहाँ रहती। तो वो अग्नि हमेशा उधर जला हुआ रहता। तो जस्ट एक बताने का था कि फायर वर्शिप। तो अदर कल्चर्स में क्या क्या है, तो ग्रीको रोमन ट्रेडिशन जी थी, यानी कि आज का ग्रीस जो है वहां पे। तो वो लोग क्या करते थे कि उनका जो गॉड है प्रोमिथस, तो वो बोलते थे टाइटैनिक गॉड जो है प्रोमिथस, उन्होंने भगवान से फायर लाके आदमी को दिया। ऐसे मतलब क्या क्या एक एक के ये है। एंशंट इज़राइल, तो उनके यहाँ पे हाशेम यवाहा, दे आल्सो स्पीक कि वहां पे उन्होंने कैसे वो फायर लाया, फायर वर्शिपिंग। तो जूइश बाइबल जो है, उन्होंने भी बर्निंग बुश ऑफ फायर, उनकी जो फायर की जो आराधना यानी कि जो वर्शिपिंग है वो है। एंड फायर इज ऑलवेज यूज्ड एज अ सिंबल ऑफ साइन फॉर गॉड्स प्रेजेंस इन, ऐसे गॉड्स का प्रेजेंस के लिए इन क्रिश्चियनिटी में भी वो मानते हैं कि गॉड का प्रेजेंस है, क्या है, फायर। न्यू टेस्टामेंट यानी कि बाइबल में वो दिया है कि पर्सन हु ब्रिंग्स फायर टू द अर्थ, यानी कि समझना क्या है कि हर एक जगह में होली स्पिरिट, यानी कि क्रिश्चियनों का जो है वो बोलते हैं कि इट इज होली स्पिरिट, यानी कि जो होली स्पिरिट जिसे बोलते हैं कि गॉड, गॉड के साथ में जो रहते हैं, उसे टंग्स ऑफ फ्लेम भी बोलते हैं, मतलब उसका दूसरा नाम। तो दुनिया की मोस्टली ऑलमोस्ट ऑल दिस, इसमें दुनिया की इसमें अग्नि की मतलब वर्शिप करते हैं। हाँ, बट इस्लाम में अग्नि की पूजा नहीं होती। इस्लाम तो अग्नि को डेविल मानते हैं। तो है मतलब वो अग्नि को गॉड नहीं मानते, लेकिन वो गॉड डेविल मानते। तो ऐसे हर एक सभ्यता क्या क्या मानती है, इसका एक थोड़ा सा हमने देखा कि अग्नि का महत्व कहाँ कहाँ है ना। तो अग्नि तत्व हमने देखा कि और भी लेवल पे जाएंगे। तो एक बहुत बड़ा रेफरेंस है कि ओलंपिक फ्लेम जो है आज की तरह, मतलब ओलंपिया में, ग्रीस में, एथेंस में एक परमानेंटली जलाई रखी है फ्लेम। तो आपने देखा होगा कि ओलंपिक का जब भी ये होता है, तो कोई भी कंट्री में ओलंपिक की एक फ्लेम रहती है। और जो नामचीन स्पोर्ट्स पर्सन है, तो उनको ये बहुमान दिया जाता है कि ग्रीस से हर एक इसमें एक दूसरे को, दूसरे तीसरे को वो टॉर्च देंगे, और वो फ्लेम हर एक जगह से घूमते 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 वो सब थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस लेके रिले जैसे वो लाके ओलंपिक स्टेडियम में लाते,
और पहले वो फ्लेम वहां जलाते हैं एंड देन ओलंपिक का गेम्स का स्टार्ट होता है। तो ये वहां पे भी कहाँ पे अग्नि का महत्व है। अभी हम लोग देखेंगे कि हमारे विजडम में मतलब हिंदुइज्म में अग्नि का कहाँ कहाँ और कैसा महत्व है तो देखेंगे, है ना। तो हमारा जो ऋग्वेद है, तो ऋग्वेद की जो पहली ऋचा है ना, तो पहला ही सूत्र यानी कि पहली ऋचा जो है वो अग्नि तत्व की ऋचा है। तो वो क्या बोलते हैं, ओम अग्निमिरे पुरोहितम यज्ञस्य देवमुच्यम होतारम रत्न धातम। मतलब इसका मैंने बुक में भी हमारे इसमें दिया हुआ है इसका मीनिंग, बट वो कहने का मतलब क्या है कि सबसे पहले वो अग्नि को मतलब वंदन करके, मतलब अग्नि को उन्होंने पुरोहित कहा है कि, और यज्ञ ट्रेडिशन जो है हमारे इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये उसको होतार मतलब जो प्रमुख जो इसमें जो प्रीस्ट रहता है कि उसे वो बोलते हैं कि रत्न धातम, मतलब जो वेल्थ ऑफ हेल्थ एंड वेल्थ हमें मिले, ऐसी ये प्रार्थना है ऋग्वेद की। एंड ऋग्वेद हमें टोटल 1028 श्लोकों में से 200 श्लोकों में अग्नि का वर्णन आया हुआ है। तो ये हमारे इसमें है। एंड अग्नि को क्या बोलते हैं कि इट्स अ गार्डियन डिटी, यानी कि हमारी रक्षक करता बोलते हैं कि हर एक टेम्पल में उसे साउथ ईस्ट कॉर्नर को दिशा, अभी अब मुझे पता नहीं कि आप में से कितने जनों को ये दिशाओं के नाम मालूम है। तो साउथ ईस्ट कॉर्नर को बोलते हैं आग्नेय, तो अग्नि का नाम दिया है। तो हमेशा अग्नि के स्थान है साउथ ईस्ट कॉर्नर टेम्पल की, तो उसे वो दिशा को बोलते हैं आग्नेय। और वैसे ही नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर जो होता है उसे वायव्य बोलते हैं, वो वायु की दिशा है। जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन। तो अग्नि का इंपॉर्टेंस इसे, और अग्नि को गार्डियन डिटी यानी कि रक्षक करता देव ऐसे उसे माना गया है। तो एक सेकंड, तो अग्नि को जात वेद बोला गया है, जात वेद, एंड इज अ डिवाइन मॉडल ऑफ द प्रीस्ट। सो इज द मैसेंजर हु कैरीज ऑब्लेशन फ्रॉम ह्यूमंस टू गॉड। क्यों, जब ये अग्नि यानी कि यज्ञ करते हैं, तो यज्ञ जब भी चालू होता है तो यज्ञ में जो ज्वालाएं होती है वो ज्वाला ऊपर की तरफ जाती है, और जो ऑब्लेशन यानी कि जो आहुति देते हैं, समिधा डालते हैं, और जो भी तरह तरह की चीजें अग्नि में डालते हैं, तो ऐसे माना जाता है कि जैसे अग्नि को अर्पण किए तो अग्नि उसे ऊपर की तरफ, स्वर्ग की तरफ, भगवान की तरफ उसे लेके जाएगा। तो उसे जात वेद ऐसे भी नाम दिया है। सो अग्नि इज टू बी said to be the first to arise in the universe। वेद क्या बोलते हैं कि सबसे पहले विश्व की निर्मिति में अग्नि आ गया, ऐसे बोलते हैं, तो अग्नि आ गया। और इंटरेस्टिंगली हम क्या देखते हैं कि मॉडर्न साइंस क्या बोलते हैं कि विश्व की निर्मिति कहाँ से हो गई, है ना, बिग बैंग, यानी कि बहुत बड़ा महास्फोट से विश्व की निर्मिति हुई। तो विश्व की निर्मिति भी महास्फोट से जो अग्नि हुआ उसी से ही हुई। तो ये अग्नि का एक तरफ से हमारी पुरखों ने, वेदा ने जो माना कि विश्व की निर्मिति अग्नि से हुई, और मॉडर्न साइंस भी मानता है कि बिग बैंग से हुई, यानी कि जो महास्फोट से जो अग्नि निर्माण हुआ उसी से विश्व की निर्माण। समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग टू अंडरस्टैंड, है ना। तो हिंदू ट्रेडिशनल लाइफ जो है हमारा, तो इसमें अनेक तरह की विधि है जो हिंदुओं में अग्नि उसमें आती है। उपनयन सेरेमनी यानी कि जो मुंडन करते हैं, जिसे मराठी में मुंज बोलते हैं, तो वो जो है, तो वो क्या होता है कि यंग चाइल्ड एंटर्स द ब्रह्मचर्य, है ना, मतलब वो जो चार पुरुषार्थ है, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, ब्रह्मचार्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, है ना, वानप्रस्थ आश्रम एंड संन्यास आश्रम, ये चार पुरुषार्थ, चार आश्रम दिए हिंदुइज्म में। तो पहले जब यंग चाइल्ड है वो खेलने से जब वो ब्रह्मचर्य में जाता है और शिक्षा लेता है, जब भी होता है तो उसका इनिशिएशन जो होता है यानी कि उसे दीक्षा जो दी जाती है, तो वो अग्नि को साक्षी रख के दी जाती है, यानी कि उपनयन जो करते हैं और जनुआ डाल देते हैं, तो वो सब अग्नि की साक्षी में होता है। दूसरा क्या होता है, गृहस्थ आश्रम में जब भी प्रवेश करते हैं तो सप्तपदी यानी कि अग्नि के 7 फेरे लेते हैं। तो और जो यानी कि जो हम बोलते हैं कि
तुम्हारा रक्षण करेंगे या साथ देंगे, ये सब चीजें करते हैं। तो ये कहते हैं कि एंड अगेन पूरी लाइफ में हवन के तरह तरह के डिफरेंट डिफरेंट हवन्स हमें बोल दिए गए कि हमारी इसमें। तो ये जो है कि यज्ञ कैसे करते हैं, तो उसमें हवन देते हैं, पुरोहित बैठते हैं। एंड ये जो है सप्तपदी, यानी कि जो अग्नि के साथ फेरे लेते हैं और 7 जन्म का साथ निभाना, ये सब मतलब एवरीबडी नोज दैट। सो इट इज इन द विटनेसिंग द अग्नि। अभी अग्नि हमारे फेस्टिवल्स में आता है, कहाँ कहाँ आता है? तो जैसे ही पहले के जमाने में ऑटम, यानी कि जो शरद ऋतु की शुरुआत होती है, तभी क्या होता है, वर्षा ऋतु खत्म हुआ रहते हैं और ये सब फार्मिंग से अच्छी उपज आती है, अनाज सब पक गया है। तो नाउ इज द टाइम फॉर सेलिब्रेशन। जब ये अनाज तैयार हो गया, सो हो गया है, तो इट्स अ सेलिब्रेशन। तो पहले सेलिब्रेशन करते हैं दिवाली। सो दिवाली इज अ सेलिब्रेशन ऑफ लाइट्स। तो हम पूरी लाइट्स लगाते हैं, सब दियों की पूजा करते हैं। तो ये सब आते हैं हमारी इसमें भी। तो अग्नि देवता का स्मरण करके, एंड दिस इज अ लाइट ऑफ नॉलेज इन अवर लाइफ जैसे बोलते। तो अग्नि यानी कि हमारे इसमें ज्ञान दीप्ति जलाओ, ऐसे करके ये दिवाली का त्योहार हम मनाते हैं। और दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट, सैक्रेड फायर यानी होली। होली की त्योहार मनाते हैं। कभी होता है कि जो विंटर खत्म होता है उसकी शुरुआत, और अभी बाकी के काम चालू करने हैं खेती के, हो गए। तो ये होली। और होली क्या होती है? होली का ऐसे है कि सब हमारे अंदर जो निगेटिविटी है, सब ईगो है, वो पूरा अग्नि में डाल के जला दो, है ना। तो ये सब करने के लिए वो होली का त्योहार है। तो ये हमारे इसमें अग्नि का ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है। एक तो दिवाली है, द लाइट फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, एंड जो अग्नि यानी कि जो हमारी निगेटिविटी, हमारी जो ईगो, हमारी जो जो भी चीजें है, उसका सबका दहन करो। वो ऐसे हम होलिका माता को बोल के करते हैं। दैट इज द थिंग। नाउ व्हाट इज द अग्नि विद इन अस? तो अभी आयुर्वेदा में हम जाते हैं, तो हमारे अंदर में बहुत सारे अग्नि है। तो पहले बोले कि इसमें 3 तरह के अग्नि उन्होंने बताए हैं। तो कौन से 3 तरह के अग्नि? एक तो एक क्रोधाग्नि, दूसरा है कामाग्नि, एंड तीसरा है उदराग्नि। उदराग्नि तो हमने थोड़ा सा देखा है, यानी कि डाइजेशन का जो अग्नि। तो क्रोधाग्नि क्या होता है कि यानी एंगर, क्रोध यानी कि जो एंगर है, वो एंगर है ना। तो हमें क्या करना है कि ये अग्नि को काबू में रखना है, यानी कि क्रोधाग्नि को काबू में रखना है। कैसे रखना है? कि हमारा जो इंटेलिजेंस है उससे हमें ये तीनों अग्नि जो है उसे काबू में रखना है। क्रोधाग्नि को काबू में रखना हमारा इंटेलिजेंस है, कि गुस्सा आने नहीं देना है। क्यों नहीं आने देना है? कि जैसे ही एंगर अंदर बढ़ता है, डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम्स क्रिएट होते हैं, हार्मोनल सिक्रीशंस होते हैं, एंड स्ट्रेस क्रिएट होता है, एंड दैट इज हार्मफुल एंड क्रिएट्स डिसीजेस। तो क्रोधाग्नि को काबू में रखना विथ योर इंटेलिजेंस। कामाग्नि, दैट इज अ सेक्सुअल डिजायर। सेक्सुअलिटी इज फॉर द प्रोक्रिएशन, यानी कि वंश निर्माण करने के लिए। बट अनड्यू कामाग्नि यानी कि जो वीर्यनाश बोलते हैं, या तो ज्यादा ही मतलब पैशन, फायर ऑफ पैशन। तो वो पैशन दैट डाइवर्स अस फ्रॉम आवर ड्यूटीज, ऐसे बोला गया है इसमें कि अनड्यू डिजायर जो है कामाग्नि, तो उसे भी हमें कामाग्नि को कंट्रोल में रखना है ना? तो कैसे करना है कि उसे डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस, एंड ऑब्वियसली उदराग्नि यानी जठराग्नि को कैसे काबू में रखेंगे? तो फास्टिंग करके, यानी कि उसमें बाकी देना नहीं है। तो जैसे ही फास्टिंग करेंगे और जठराग्नि को काबू में रखेंगे, फास्टिंग करेंगे, तो दैट एनर्जी जो है अंदर की, दैट विल बी डाइवर्टेड फॉर द वेल बीइंग, यानी कि जो अंदर, यानी कि जो डिसीज वगैरह जो होने वाले, उसके अगेंस्ट में फाइट करने के लिए बॉडी विल यूज दैट energy for fighting against the diseases. So anyway, this will come again in the lectures of fasting वगैरह में आ जाएगा। बट जस्ट कहना है कि ये क्रोधाग्नि, कामाग्नि एंड उदराग्नि, ये 3 अग्नि जो है महत्वपूर्ण अग्नि, इसे हमें काबू में रखना है। दैट इज द वन, है ना। कीप देम अंडर एब्सोल्यूट कंट्रोल विथ मॉडरेशन। मतलब मॉडरेशन ही चाहिए। मॉडरेशन यानी कि
ठीक है, थोड़ा सा गुस्सा आया क्या है, बट उसे मॉडरेटली रखना है, इसे बॉयल होके ढक्कन उड़ा नहीं देना है सिर के ऊपर का, ये है ना। एंड कामाग्नि भी जितना जरूरी है उतना ही रखने के लिए, एंड देन वॉट एवर इट इज। एंड अग्नि मीन्स द प्यूरिफिकेशन, जो है सोना भी है, अग्नि से जल के आता है, इम्प्यूरिटी जाती है तो और चमकता है ना। सो इट इज सब्जेक्टेड टू अग्नि फॉर द प्यूरिफिकेशन। एंड देन सबसे बहुत और महत्वपूर्ण जो हमारे इसमें मतलब रामायण में कहा गया है, जो एक कहानी आती है वो सीता की, जिसको अग्नि परीक्षा देनी थी। मतलब जब भी उसके चारित्र हनन हुआ, चारित्र इसके ऊपर जो कलंक लगना नहीं चाहिए, तो उसने अग्नि परीक्षा दी एंड शी केम आउट क्लीन, कि देखो अग्नि ने भी उसे कुछ नहीं छुआ, क्योंकि वो इतनी पवित्र थी कि अग्नि उसे जलाया नहीं, तो उसने अग्नि परीक्षा दी। ये सब स्टोरी बाद में, बट एक कहने का मतलब ये है कि कहाँ कहाँ हमारे इसमें अग्नि आते गया है हमारे इसमें। तो अभी थोड़ा सा जाते हैं कि हमारे पुराण और उपनिषद के टेक्स्ट में कहाँ कहाँ हमें। एक सेकंड, मैं थोड़ा सा स्टॉप करके पूछता हूँ, सब ठीक तो समझ में आ रहा है ना, या फास्ट तो Yes, sir. नहीं है? नहीं नहीं, इट्स Yes, ओके sir. सर, Yes, sir. Yes, sir. इंटरेस्टिंग। हाँ, Yes, sir. मतलब मुझे थोड़ा सा ऐसे हो रहा है कि खाली अकेला ही मैं बोल नहीं रहा हूँ ना, ये नहीं सर, इट्स नहीं वी नहीं सर, डोंट वांट टू सही बहुत है, हम डिस्टर्ब यू लोग सर। बहुत बहुत अच्छे से आप एक्सप्लेन कर रहे हो। थैंक यू सो आपको मच फॉर दिस। डिस्टर्ब नहीं करते हम मतलब लोग बीच में। समझ में आ रहा है ना जो भी, हाँ क्योंकि सर। क्या होता है ना यस कि सर। आगे एकदम सब बिल्कुल समझ में आ रहा है। हाँ, ठीक है। तो मतलब एकदम सन्नाटा हो गया तो मुझे भी डर लगता है यार, क्या हो गया, सन्नाटा किस लिए है, कि कुछ समझ नहीं में सर, इतना नहीं आ रहा है या इंटरेस्टिंग है लग रहा है नहीं। ना कि सब अच्छे से सुन रहे हैं। हाँ, बहुत ठीक ही है, थैंक यू इंटरेस्टिंग है। वेरी मच। तो है, मतलब ये क्या है ना, मैं थोड़ी सी, मतलब आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस लेक्चर, तो फिर भी मैंने बोला कि चलो लेना है ना तो ले लेते। आई वॉज नॉट टोटली प्रिपेयर्ड, तो जरा थोड़ी सी जल्दबाजी में थोड़ा बनाए, तो इधर उधर कुछ रह गया होगा या तो मैच नहीं हुआ कुछ, तो टाइटल और ये तो क्षमा चाहता हूँ, बट ठीक है। तो अभी ओके सर। बाकी वैसे ही मैंने बुक से ही लिया है, तो इसका मतलब क्या है, जो मैं अभी समझा रहा हूँ ना, वो आप अगर बाद में बुक में पढ़ोगे तो इमीडिएटली रिकलेक्ट करोगे, और नीतिका जब ये दे देगी आपको इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग, आप कभी भी सुन सकते हैं एंड रिफर, देन रीडिंग थ्रू द बुक बिकम्स इजी। मतलब लिखने की कोशिश तो की है मैंने, की है चैप्टर सर एक की इजी इजी लिखने की, बट क्या होता है ना कि थोड़ा समझाना भी जरूरी होता है, इसलिए। हाँ, तो थोड़ा सा मतलब why I am telling you this all these things, because क्या होता है ना कि हम एकदम सुपरफिशियल लेवल में रह जाएंगे कि बस अपना स्टडी और ये करेंगे, तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमारी सभ्यता कितनी पुरानी है, और हमारी जो एंसेस्टर्स थे वो कैसे स्पिरिचुअल साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहाँ तक उसका विचार किया है। तो दिस विल क्रिएट, क्या बोलते हैं ना, एक रिस्पेक्ट टुवर्ड्स अवर ओन कल्चर, दैट इज द आइडिया, है ना। ये हर एक चीज में, मतलब हम पृथ्वी समझाने के टाइम में भी कैसे चल रहा था, ये जल के टाइम में भी कैसे उन्होंने सोचा है, अग्नि का कैसे उन्होंने विचार किया है, वायु का कैसा विचार किया है, आत्म तत्व कैसे वो बोलते हैं, आकाश का तो बहुत ही डीप विचार किया है। मतलब आप सोच भी नहीं सकते इतना डीप विचार उन्होंने किया है। तो ये क्यों है कि जब भी हमें ये मालूम पड़ेगा कि ये कैसे कैसे सोचते थे, और ये है, तो ये मॉडर्न साइंस तो अभी का साइंस है, मतलब आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग साइंस, बट मॉडर्न साइंस ओके फॉर अवर लाइफ, बट ये पुराना साइंस है, उसको अगर हम कनेक्ट करेंगे सो विल कम टू नो कि कैसे उसको उन्होंने जाना है, और हमारी लाइफ में उसका कितना इम्पोर्टेंस है। इसलिए मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हाउ दिस इज टचिंग अवर लाइफ। ओके, यस सर। तो पुराणों में अग्नि का कैसे क्या है कि उसे ब्रह्मा का सबसे बड़ा मतलब ज्येष्ठ पुत्र कहा गया अग्नि को, हाँ? तो उसमें तो क्या होता है कि रेफरेंसेस जो अग्नि के हैं, हमें उपनिषद के भी टेक्स्ट, मतलब बहुत सारे उपनिषदों में मिलते हैं। तो केन उपनिषद में एक वायु, अग्नि और इंद्र, इनको बोला है कि ये तीन जो है सबसे पहले, कि जिनको ब्रह्म ज्ञान हुआ, यानी कि ब्रह्मा को जानने वाले ये सबसे पहले ये तीन थे, अग्नि, वायु एंड इंद्र। ऐसे केन उपनिषद की स्टोरी बोलती है। तो ये स्टोरी में इन शॉर्ट आपको बताता हूँ कि देव और दानव यानी कि डेमन्स एंड गॉड्स का जब भी
युद्ध हुआ तो उसमें ब्रह्मा ने उनको देवों को शक्ति दे दी और उनकी शक्ति से देवों ने असुरों का निर्दालन किया और उनको हरा दिया। तो एक प्रकार का ईगो यानी उन्माद देवों में भी आ गया। मतलब गॉड्स मतलब कि ऐसे कुछ नहीं, उनको भी मतलब ब्रह्मन इज द सुप्रीम रियलिटी बट गॉड्स आर, वो कभी बाद में देखेंगे कि गॉड का क्या एग्जैक्टली मीनिंग है हमारे इसमें। बट उनको भी थोड़ा सा गर्व हुआ कि हमने ये किया, मतलब वो भूल गए कि ये हमें सुप्रीम रियलिटी यानी कि ब्रह्मन ने वो शक्ति दे दी है, फिर वो तभी कुछ कारणवश भूल गए। तो ऐसे हो गया कि ब्रह्मन जो है वो एक यक्ष के रूप से वहां प्रकट हो गए। तो जैसे ही हो गए तो इंद्र जो था लॉर्ड, तो उन्होंने पहले अग्नि को भेजा, यानी कि जात वेद, उसको बोला कि गो एंड फाइंड आउट कि कौन यक्ष कौन है ये। हाँ, तो ये देखने के लिए अग्नि उधर चला गया। तो उन्होंने देखा और उन्होंने पूछा, वो तो खुद ब्रह्मन थे यानी कि ब्रह्मा थे। तो उन्होंने पूछा तो बोला कि मैं अग्नि हूँ और मेरी ताकत ऐसी है कि मैं कुछ भी जला सकता हूँ और कुछ भी डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। तो यक्ष ने हंस के एक छोटा सा तिनका यानी कि ब्लेड ऑफ ग्रास उठा के उसके सामने डाला। तो बोला जला दो उसको। तो अग्नि ने उसकी पूरी ताकत लगाई तो कुछ भी नहीं, वो नहीं कर सका, वो जला नहीं सका। तो वो लज्जित होके वापस आ गया। तो इंद्र ने बोला क्या हो गया। तो उन्होंने वायु को भेजा, वायु का नाम है तभी माता ऋषि, वायु वहां आ गए। तो वायु ने भी बोला कि मैं क्या कर, मैं सब मतलब उड़ा दूंगा, ये कर दूंगा। तो उन्होंने वही वो तिनका ब्लेड ऑफ ग्रास उसके सामने, चलो ठीक है इसको उड़ा दो। तो वायु ने अपनी पूरी ताकत लगाई, फिर भी उसको जरा भी हिला नहीं सका। हम जो बोलते हैं ना कि अगर ब्रह्म की जो ऐसे बोला जाता है कि अगर ब्रह्म की इच्छा ना हो तो इवन अ ब्लेड ऑफ ग्रास कैनॉट मूव, छोटा तिनका भी यहाँ से वहां नहीं जाता है। ये जो कहा जाता है ना, तो ये प्रश्नोपनिषद की कहानी, केनोपनिषद की कहानी से ये आया हुआ है कि नॉट इवन अ ब्लेड ऑफ ग्रास कैन मूव विदाउट अ परमिशन ऑफ द ब्रह्मन। ये जो है ना, तो ये यहाँ से फिर इंद्र के पास जब ये है तो इंद्र बोला मैं अभी खुद जाके देखता हूँ कि कौन है वो विश्व। तो ये इंद्र वहां जाए, तभी माँ उमा देवी जो है वो वहां प्रकट हुई और उन्होंने कहा कि खुद ब्रह्मन यहाँ आए थे और उन्होंने ये दिखाया कि ये तुम्हारी जो सब ताकत थी हो। तो उनका गर्वहरण हो गया और इंद्र ने, वायु ने और अग्नि ने मतलब आ, ये किया कि उन्होंने अपना ईगो बाजू में रखा और उनकी प्रार्थना की। तो ऐसे तो दैट इज अ रियलाइजेशन ऑफ द ब्रह्मन, ये तीनों। अभी इंद्र एक छोटा सा ऑफ द लाइन बोल देता हूँ। इंद्र को हम क्या बोलते हैं, द लॉर्ड ऑफ द गॉड, बराबर। लेकिन इसका सच मीनिंग क्या है ना, ये ऐसे कहीं भी लिखा नहीं गया है कि हम लोग ऐसे बोलते हैं कि गॉड या जो है कि कोई व्यक्ति नहीं है, गॉड्स आर नॉट व्यक्ति, तो ये कल्पित है। और इंद्र जो है ना, इंद्रिय से आया हुआ है। इंद्र शब्द उन्होंने जो हमारे जो पुरखों ने यानी जो ऋषि मुनियों ने दिया है कि इंद्र इज द लॉर्ड ऑफ द इंद्रिय, मतलब पांचों इंद्रिय का जो स्वामी है उसे इंद्र बोलता है। मतलब इंद्र इज द लॉर्ड ऑफ द फाइव इंद्रिय। तो चलो, हर एक इंद्रिय को उन्होंने गॉड का दिया है। मतलब चक्षु को देखने वाला जो गॉड है, श्रोत्रिय इंद्रिय को सुनने वाला गॉड, और ये सब गॉड का जो लॉर्ड है दैट इज द इंद्र ऑफ। तो इंद्र शब्द इंद्रियों का राजा यानी कि इंद्र। तो इंद्रियों का राजा, इसको शरण करो और इसकी प्रार्थना करो तो पांचों इंद्रियों के ऊपर हम काबू रख सकते हैं। और फिर आगे होते हैं कि उसका प्रत्याहार करेंगे तो इंद्र को जैसे ब्रह्मन का ज्ञान हुआ तैसे जाके आगे हमें ज्ञान होगा समाधि और इस, तो ये सब ऐसे जस्ट ऑफ द लाइन मैंने बोल दिया इसका। तो एनीवे, तो ये पुराणों के हिसाब से, उपनिषदों के हिसाब से ये तीन थे जिनको पहले ज्ञान हुआ। फिर प्रश्न उपनिषद में बोला गया है कि अग्नि इज द डीटी, है ना, मतलब जो अग्नि जो है
तो उसकी वजह से ये मैनिफेस्ट 5 ग्रॉस कॉन्स्टिट्यूएंट्स दैट कंबाइन टू मेक द मतलब पंचमहाभूत में से जो है वो उनका है, वो अग्नि से मतलब जो विश्व की निर्मित उन्होंने मतलब ये मिक्स नहीं करना सांख्य से, ये पहले ध्यान में रखना, पहले ही कभी भी ध्यान में रखना। हम जब भी वेदांत की या उपनिषदों की बात करते हैं ना तो अलग खिड़की से देखना चाहिए। मिक्स करेंगे तो गड़बड़ होगी, वो सांख्य ने ऐसे बोला है, सांख्य ने बोला वो सांख्य के लिए, यहाँ बोले वो यहाँ के लिए, मतलब इतना ही समझ लेना। सो इंटरनलाइजेशन ऑफ द मतलब वो हमारी बोला इट्स अ बॉडी लाइक अ टेम्पल, और मतलब इट्स अ टेम्पल मतलब कि इसको बोला है एंड लिविंग बॉडी। एंड अग्नि को कौन सा स्थान दिया है उसने कि आंखों का स्थान दिया है, मतलब जो आंख है वो अग्नि, मतलब थ्रू अग्नि वी कैन सी, मतलब एक एक जो उनकी कहने की जो स्थिति है उसमें बोला है। फिर आगे जाके और क्या आता है मुंडक उपनिषद में, तो उन्होंने बोला है दिस इज वेरी ब्यूटीफुल, दिस इज एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। इसलिए है ना ब्यूटीफुल कि उन्होंने क्या किया है कि फायर यानी अग्नि का इतना मुंडक उपनिषद के इसमें उन्होंने एक श्लोक है, उस श्लोक में इन्होंने इतना ब्यूटीफुल वर्णन किया है कि अग्नि को उन्होंने 7 ब्रह्म की 7 टंग यानी कि जीवा को बोले, और जीवा को नाम भी दिए, काली, कराली, मनोजवा, सुलोहिता, सुधुम्र वर्ण, स्फुल्लिंगिनी एंड विश्वरुचि, ऐसे उन्होंने 7 नाम दिए। काली यानी कि अगर ये फायर चलती रहेंगी तो उसमें ब्लैक कलर भी दिखता है, दैट इज अ काली। कराली यानी कि जो उग्र है। मनोजवा यानी कि मन से रिलेटेड है, मन चंचल होता है, तो ये चंचल जैसी फ्लेम्स है ना। सुलोहिता यानी कि लाल रंग की फ्लेम्स, ब्यूटीफुल रेड कलर की फ्लेम्स। सुधुम्र वर्ण यानी कि जो धूम्र की वर्ण यानी कि जो ऐश कलर की जैसी दिखती है कभी कभी फ्लेम्स में, वो सुधूम्र वर्ण। स्फुल्लिंगिनी यानी कि जो चिंगारियां उससे उड़ती है। एंड विश्वरुचि यानी सर्व समावेश, मतलब उन्होंने उसके, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये सातों चीजें उसमें हमें प्रतीत होगी, तो इतना उन्होंने डीप स्टडी किया है इसका। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। अभी हम थोड़ा सा चलते हैं एंड अग्नि तत्व को मॉडर्न साइंस के साथ क्या रिलेट करना है वो देखते हैं। तो आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन द रिसेंट मूवी, तो देखा है ओपनहाइमर मूवी, किसी ने देखा होगा तो इसके लिए, सो लेट मी टेल नहीं यू। नहीं हाँ नहीं देखा होगा तो कभी चांस मिले तो देख लो, है ना, इट्स अ ब्यूटीफुल मूवी। बट इसका स्टोरी मैं पहले देखा है बता सर। दूं। हाँ तो ओपनहाइमर कौन था, तो रॉबर्ट ओपनहाइमर वाज अ एटॉमिक साइंटिस्ट ऑफ who was one साइंटिस्ट। of the scientists in the making of the atomic bomb। तो उसे बोलते हैं फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब, तो एटम बॉम्ब का जो निर्माण करने वाले साइंटिस्ट। तो दिस वाज अ वेरी फर्स्ट एटम बॉम्ब, मतलब उसके पहले ऐसा शस्त्र, विध्वंसक शस्त्र कभी बना ही नहीं था। तो उन्हें भी किसी को भी पता नहीं था, उनको मालूम था कि ये कोई बहुत ही विध्वंस करने वाला शस्त्र है, बट क्या उसका ताकत कितनी है तो किसी को भी इतना पता नहीं था। तो जब भी अमेरिकन आर्मी में इसकी टेस्ट ली, है ना, कि उसे बोलते हैं मैनहट्टन प्रोजेक्ट, उसको नाम दिया था, और वो टेस्ट को नाम दिया था ट्रिनिटी टेस्ट 1945 में, मतलब जब भी दूसरे विश्व युद्ध चल रहा था, दूसरा विश्व युद्ध महायुद्ध जो चल रहा था, तभी उन्होंने उधर यूनाइटेड स्टेट्स में उसकी डेजर्ट में टेस्ट ली। एंड इंसिडेंटली रॉबर्ट ओपनहाइमर जो था वो वेद और भगवत गीता का बड़ा ज्ञानी, वो जो संस्कृत स्कॉलर, उसको भगवत गीता के साथ 700 श्लोका उसको बाय हार्ट थे, वेदों का अभ्यास था, यानी मतलब बिल्ड। हम लोग थोड़ी सी ज्ञान के ऊपर हमारे लोग बोलते हैं कि तुम्हारा वेद और ये सब क्या है, पुराणों की बातों पुराने रख दो, कुछ नहीं। बट जो साइंटिस्ट, एटॉमिक साइंटिस्ट, ही आल्सो बिलीव, एंड देयर आर एग्जांपल्स ऑफ सो मेनी साइंटिस्ट। तो हमें क्यों उनके तरफ देखना चाहिए कि हमारा ही शास्त्र इतना आगे का है कि इवन ही बिलीव। सो व्हाट रॉबर्ट ओपनहाइमर ने जब वो पहले स्पोर्ट जो हुआ, तो इतना विध्वंसक जो स्पोर्ट था इस रॉबर्ट ओपनहाइमर, तो जो इतना विध्वंसक था कि वो देख के सब चकरा गए। तो रॉबर्ट ओपनहाइमर के मुंह में इमीडिएटली भगवत गीता का श्लोक आ गए उनके मुंह पे, और वो श्लोक ऐसे था कि वो बोला कि
my God, what I have done. We have unleashed the power of destruction which will annihilate the world. तो जो भगवत गीता में 11वें अध्याय में 32वें श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं और उसको बताते हैं कि जो अर्जुन जब भी पूछता है कि क्या मैं ये सब कर सकता हूँ, तो श्लोक हमारे बुक में भी मैंने वो दिया है, अभी पढ़ता नहीं हूँ, तो उन्होंने इसका जिस्ट मैं बताता हूँ कि तू करे या ना करे, मतलब तू कौरवों का संहार करे ना करे, उन्हें तो नष्ट होना ही है। तू एक मतलब ऐसे मत समझ कि तू कुछ कर रहा है, ऐसे करके वो श्लोक का थोड़ा इन शॉर्ट, बट दिस फायर इज गोइंग टू एनिलेट, यानी कि पूरे विश्व को नष्ट करने वाली फायर। तो ओपनहाइमर ने भी वैसे ही बोला कि वो गॉड, एंड बाद में क्या हुआ सबको मालूम है, हिरोशिमा नागासाकी में 2 एटम बम गिरे और क्या डिस्ट्रक्शन हुआ। लकीली इसका डिस्ट्रक्शन देखने के बाद आज तक किसी ने एटॉमिक वेपन यूज नहीं किया है और ऐसे डिस्ट्रक्शन अभी हुआ नहीं। तो मतलब इतना डिस्ट्रक्टिव पावर किसमें है? अग्नि में। तो जानने की चीज क्या है कि अग्नि सो डिस्ट्रक्टिव। तो मैं वही बोल रहा था कि हमारी अर्थ का थोड़ा सा टिल्ट होके अंदर की तरफ चली गई तो सन विल डिस्ट्रॉय, थोड़ी दूर तक चली गई तो पूरा ठंडा होके लाइफ डिस्ट्रॉय हो। तो अग्नि का ये महत्व सब जानते हैं, हमारी पुराणों में, हमारे ऋषि मुनियों में जाना, और अभी ये भी जानते हैं। ओके, तो हमारी एक सेकंड ना, बिल्कुल 10 हुए, चालू रखना है क्या कल करेंगे, मतलब थर्सडे को करें, इट्स अप टू यू। मतलब 1 घंटा ऑलमोस्ट हुआ है, शुड वी कंटिन्यू फॉर सम टाइम और खत्म करना है क्या करें, इट्स अप टू यू। सबका मेजॉरिटी आप चालू रखना कंटिन्यू है। करो सर। हाँ सर, स्टे चलेगा, करें। you don't mind. कंटिन्यू करो सर। Then I will continue. मेरे पास टाइम है, Sir. I can continue for some time. और हाँ मुझे सर, लगता we है can ज्यादा नहीं, continue. 15-20 minutes we can finish it off if you are ready to wait. मैं हाँ थोड़ा सर, continue करें. समझा दूंगा। हाँ? ये मैं थोड़ा सा ज्यादा टाइम इसलिए लिया ना कि दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी की जो चीजें है ना, मतलब हमारी नेचुरोपैथी की हो, दैट यू कैन रीड एंड अंडरस्टैंड, ऐसे कुछ बहुत नहीं, उसमें से मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दूंगा, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, क्योंकि ये लिखा हुआ है ना, तो वो समझने के लिए थोड़ा सा चाहिए। तो यज्ञ जो हमारी है ना, वो एक अच्छी सी ट्रेडिशन है, और ट्रेडिशन में यही है कि मतलब बर्निंग ऑफ योर ईगो, बर्निंग ऑफ योर निगेटिविटी, और वर्शिपिंग करना, ये सब है, इन्वोकिंग द ड्यूटी, ऐसे है ना कि बहुत से यज्ञ दिए है। और यज्ञ ट्रेडिशन को इतना आसानी से मतलब नहीं करना, हो क्या गया है ना कि हमारे इसमें अभी सिर्फ कर्म कांड रह गए, मतलब उसके पीछे का साइंस भूल गए। मतलब जो हमारी इसमें दिया है, मतलब एक सेकंड, हमारी जो दर्शनों में जो दिया है हुआ है, तो उसमें जो यज्ञ कैसे करना है, यानी कि कौन सी मट्टी लेना है, उसमें से कौन से ब्रिक्स, क्या साइज के ब्रिक्स बनाना है, कैसे सिलेक्ट करना है, उनको कैसे बनाना है, मतलब इतनी डिटेल डिस्क्रिप्शन है हमारे इसमें। हाँ? और उसको बांधना भी कैसे है, डायमेंशन कितनी चाहिए, कितने हाइट चाहिए, क्या चाहिए, कौन सी समय में, कौन सी इसमें, और हर एक यज्ञ का मतलब इट्स अ, क्या बोलते हैं ना, इट्स अ मैन्युअल, कि कंप्लीटली उसे लिखा हुआ है कि कैसे करना है, यज्ञ कैसे किया जाए। ऐसे नहीं है कि कुछ गया और कुछ समिधा लाए और उसको जलाए और नमस्कार किया, मतलब उन्होंने जो दिया है, और उसके फायदे भी होते हैं, मतलब उन्होंने बहुत सारे, मतलब कुछ सकाम यज्ञ है, कुछ निष्काम यज्ञ, ऐसे उसमें दिया है। वो अभी उसमें मैं जाता नहीं यज्ञ में ज्यादा, मतलब एक यज्ञ में मतलब पुत्र कामेष्टि यज्ञ, ऐसे वैसे यज्ञ है उसमें ना के लिए, बट एक वन थिंग आई विल रियली आई विल गिव व्हिच हैज गॉट अ, एंड आज की तारीख में दिस पर्टिकुलर यज्ञ इज बीन स्टडीड साइंटिफिकली, और उसके ऊपर रिसर्च पेपर मिलेंगे। इट्स नॉट बिकॉज आई एम टेलिंग या बिकॉज समबडी इज टेलिंग, इफ यू गो एंड सी द, इसे बोलते हैं कारीरी यष्टि यज्ञ। तो जो है व्हाट इज दैट यज्ञ, कि जो रेन गॉड को इवोक करने के लिए होता है, मतलब वो यज्ञ करते थे, उसमें पर्टिकुलर ऐसे कोई ऑब्लेशंस देते थे कि वो ऑब्लेशंस से जो धुआं निर्माण होता था, वो धुआं ऊपर जाके रेन क्लाउड्स को पानी गिराने को मजबूर कर, यानी कि पर्जन्य वृष्टि होने के लिए।
तो पर्जन्य वृष्टि होने के लिए भी, और आज की तारीख में हम क्या देखते हैं कि हम कर किए ना, ऐसे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं ना कि क्लाउड सीडिंग जिसे बोलते हैं, कि ऊपर जाके सिल्वर आयोडाइड के जो क्रिस्टल्स डालने का, एंड और क्रिस्टल्स से क्लाउड ड्रॉपलेट्स बनते हैं, एंड देन बारिश होती है। हाँ, तो ये भी चीजें हमने देखी है कि मॉडर्न साइंस ने भी वो देखी है, तो वो उन्होंने भी देखे, तो ये दोनों का किया। एंड भुज में एंड साउथ में ऐसे कोई यज्ञ रियली करते हैं हर साल, और बारिश गिराते हैं, तो उसे see and go and deeply see where the science lies inside this. Okay, तो ये थोड़ा सा इसके लिए मैंने बताया, ये कार्यनिष्ठि यज्ञ है। दूसरा है ना कि आयुर्वेदा ने 13 टाइप्स की अग्नि दिए हैं, 13 अग्नि। तो उसमें से जठराग्नि तो हमने देखा है। जठराग्नि के साथ क्या है, जो सप्त धातु होते हैं यानी कि 7 टिश्यूज, तो उसे धात्वाग्नि बोलते हैं। एंड 5 पंच महाभूत के जो अग्नि है उसे भूताग्नि बोलते हैं। तो 7 5 12 और जठराग्नि लेके 13। ऐसे भी और भी मतलब आयुर्वेदा में दिए हुए अग्नि है, और अग्नि को कैसे प्रदीप्त रखना है, तो हमारी हेल्थ कैसे रहेंगी, ऐसे मतलब वी आर नॉट गोइंग टू स्टडी आयुर्वेदा हियर, बट जस्ट टू नो कि ये मेडिकल साइंस कितना एडवांस साइंस है, ये जानने के लिए। और जठराग्नि को उन्होंने कायाग्नि, कोष्ठाग्नि और पाचकाग्नि भी बोला है। फिर बाकी भी लोगों ने उनके बहुत सारे दिए, विषमाग्नि, तीक्ष्णाग्नि, मंदाग्नि, समाग्नि यानी कि बैलेंस, तो जठराग्नि बैलेंस, मतलब उन्होंने ऐसे नाम दिए। तो कहने का मतलब क्या है कि हमारा जो मेडिकल साइंस है, जो इंसिडेंटली महर्षि पतंजलि ने उसको उसके मतलब आयुर्वेदा के जनक उन्हें माना जाता है, ग्रामर के जनक उन्हें माना जाता है, और पतंजलि योग सूत्र के, तो ऐसे जो बहुत बड़े लोग हैं। एंड देन आगे आचार्य सुश्रुत, आचार्य तो आपके वाग्भट, चरक, उन्होंने ये इसे आगे लेके गए, है ना। तो सुश्रुत ने मेंशन किया 5 रंजकाग्नि, आलोचाग्नि, ब्रजकाग्नि, साधकाग्नि, मतलब ऐसे बहुत अग्नि के दिए हुए। एंड हर एक अग्नि का हमारे सेहत पे क्या क्या इफेक्ट है वो भी आयुर्वेदा में बहुत अच्छी से है। नाउ वी कम टू अवर रियल थिंग। तो ये पहले सब अग्नि की हमने दिखा दी कि अग्नि कहाँ कहाँ हमारे लाइफ को टच करता है, कैसे टच करता है, फिजिकली, मेंटली, सब जगह से। अभी हम लोग आएंगे कि नेचुरोपैथी जो हमारा कोर्स है इसमें अग्नि महाभूतों का, तो सिंपल है कि इसका सबसे बड़ा है। तो नेचुरोपैथी दिस वे again and again we have reiterated, it started in the 19th century। वो सब दो तीन लेक्चर में हमने पहले भी देखा है कि नेचुरोपैथी का स्टार्ट कैसे हुआ। तो मेन क्या है इसका एप्लीकेशन, हेलियोथेरेपी। हेलियोथेरेपी यानी हेलियो यानी कि सन को हेलियो बोला जाता है, दैट्स अ ग्रीक लैटिन वर्ड। तो वो है हेलियोथेरेपी, उसे बोला जाता है, मतलब सन बेदिंग। एंड एवरीबडी नोज कि मैक्सिमम एक्सपोजर ऑफ द बॉडी टू द सन रेज, दैट इज द सन बेदिंग। तो सन बेदिंग में क्या होता है कि विटामिन डी प्रोडक्शन। विटामिन डी किसके लिए लगता है कि कैल्शियम सिंथेसाइज करने के लिए, है ना। मतलब जो कैल्शियम हम लोग फूड से खाते हैं उसको करने के लिए विटामिन डी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जिनके लिए कैल्शियम मतलब बोलते हैं कि खाली कैल्शियम ये खाओ वो खाओ, कैल्शियम की टैबलेट खाओ, तो कैल्शियम डेसिपेट नहीं होता है, उसके लिए उसे विटामिन डी भी देते हैं साथ में जनरल। तो विटामिन डी एंड कैल्शियम साथ में डॉक्टर्स देते हैं, बट बेस्ट विटामिन डी इज obtained by the sunlight, UV rays यानी कि। तो उसका जो है ना डिटेल डिस्क्रिप्शन बुक में है, यू गो थ्रू इट। तो मेनली क्या होता है कि यूवी के 3 टाइप है, यूवीए, यूवीबी एंड यूवीसी। तो मेनली यूवीबी जो है वो हमारी स्किन के अंदर में 7 हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल जो होता है उसका सिंथेसिस होके विटामिन डी हमारे बॉडी में निर्माण होता है। दैट इज द ओनली विटामिन विच इज सिंथेसाइज फ्रॉम आउटसाइड, है ना। बाकी विटामिन हमें फूड से वगैरह मिलते हैं, लेकिन विटामिन डी हमें सनलाइट से ही मिलेगा।
तो ये एक स्पेसिफिकली, इसलिए सूर्य नमस्कार या सूर्योपासना, सूर्य नमस्कार करना जरूरी है इस सूर्य की आराधना। एंड बेस्ट रेज आर यूवी फॉर विटामिन डी। तो यूवीसी जो होते हैं डेडली है, जो ओजोन लेयर को होल गिरने के बाद अंटार्कटिका में यानी कि ऑस्ट्रेलिया और वो जगह में जो स्किन कैंसर्स हुए, दैट इज बिकॉज ऑफ द यूवीसी। तो ओजोन इज एब्सॉर्बिंग विटामिन यूवीसी। यूवीए थोड़े पेनिट्रेट होने वाले, ज्यादा पेनिट्रेट होने वाले, तो दैट आल्सो causes some kinds of skin cancers, but UVB is mainly useful। तो इसका डिस्क्रिप्शन हमारे बुक में मिलेगा, पढ़ो। कुछ भी डिफिकल्टी है तो हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड देन इफ यू वांट टू लर्न मोर, आई कैन शेयर सम scientific papers also। Exactly the types of sunbath हैं, तो Rickley's sunbath, all these descriptions are given in the book। So my advice is just go through this। तो Rickley and Dr. Pune, they are मतलब 19th century के डॉक्टर्स है, बट उन्होंने जो सिस्टम्स दिए, आई एम नॉट सेइंग कि रिकली की सनबात है तो वैसे ही सनबात हमें लेना चाहिए, बट इट इज दोनों का मतलब पुणे ने कुछ अलग से बताया, रिकली ने कुछ अलग से बताया। तो ऐसे क्वेश्चन नहीं आने चाहिए कि मैं रिकली की सनबात लूं या पुणे की लूं, ऐसे नहीं। वी हैव टू अंडरस्टैंड कि सनबात कैसे लेनी है। सिंपल चीज है कि सनबात जो लेनी है तो विथ मैक्सिमम एक्सपोजर मिनिमम क्लोथ। ऐसे सन कैसे लेना है कि एक्सपोज ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, मतलब फ्रंट, बैक, साइड, वामांग, दक्षिणांग, वामांग, एंड देन फॉर थोड़े थोड़े टाइम के साथ, मतलब इन अ मॉडरेशन विद इन सर्टेन टाइम ऐसे लेंगे, दैट इज बेनिफिशियल। कवरिंग योर हेड, है ना, सर को गर्म नहीं रखना है। कल सर ने बताया ना कि सर ठंडा, पाँव गर्म, वो सब लोगों को मारो डंडा, वो सब सर ने कल लेक्चर में बताया। तो सर ठंडा रखना जरूरी है, उसके ऊपर टॉवेल, गीला टॉवेल रखो एंड पानी पी के चालू करो। दिस आई एम टेलिंग यू वेरी सुपरफिशियली, बट इट इज गिवन इन वेरी डिटेल में। बेनिफिट्स ऑफ सनबाथ आर एक्सप्लेन वेरी डिटेल, गाइडलाइंस आर डिटेल। तो ये आई विल नॉट वेस्ट योर टाइम in explaining all these things, they are very well explained in। and most importantly सनबाथ कैसे लेना है, कौन से टाइम में लेना है, उसका क्या मतलब है, वो भी मैक्सिमम टाइम में। मतलब ऐसे नहीं है कि एक कोई पर्टिकुलर, बिकॉज सी आई विल जस्ट गिव यू वन एग्जांपल। शिप्रा, आनंद जी, दे आर लिविंग इन द नॉर्दर्न जोन में रहते हैं, वी आर लिविंग इन द ट्रॉपिकल जोन। सम पीपल लाइक अभी मशालकर मैडम है, शी इज स्टेइंग इन, और भी मतलब इक्वेटर के नीचे की हिस्से में रहते हैं, मतलब पीपल आर लिविंग इन द डिफरेंट ट्रॉपिकल्स एंड डिफरेंट लैटिट्यूड्स में रहते हैं। तो उनके लिए वो कैसे सन की अवेलेबिलिटी होगी, वो डिफरेंट होगी। तुम्हारी जियोग्राफिकल लोकेशन कैसे है, सीजन कौन सा है, विंटर है, समर है, कैसे सीजन है, अवेलेबिलिटी ऑफ सनलाइट कैसी है, ये सब चीजें हम लोग अगर साथ में लेके and then with the moderation if we understand, and generally therapist इसी का सबका विचार करके then he decides what kind of a exposure is to be given for the sun bath। देखो यूके में और यहाँ पे सन ही नहीं मिलता है, तो जैसे ही सन निकला तो सब लोग भागते हैं बीच पे लेने के लिए, सन बाथ लेने के लिए, है ना। तो हम तो लकी है, हमें इतना कुछ भागने की जरूरत नहीं। एंड देन कम्स द क्लोरोफिल सन बाथ। दिस इज एन एक्सेलेंट टेक्निक, डेवलप मतलब नॉट डेवलप बट advocated and promoted by YVN। So this you are going to experience yourself। So this I request जिनको जिनको possible है इसका आनंद ले ले। and chlorophyll sunbath is a perfect detoxification। कैसे करना है, total detoxification। once you do this you yourself you realize कि मेरा body कैसे detox हुआ है ना। and this is going to be proved as one of the best detoxification and decreasing the load for the CKD patients, chronic kidney disease patients वाले। लेकिन इसके लिए with the help of a kidney specialist doctor हमने ये experiments थोड़े किए and we are convinced that dialysis load
can be reduced. I'm not saying stop, can be reduced. तो इसका इन्हें जरूर फायदा हो सकता है. So this is one procedure. तो ये जानने की कोशिश करो. And then we'll come to the chromotherapy. Actually speaking, truly speaking, chromotherapy में है ना, is a visible light spectrum में है, is a range of 400 to 700 nanometers. But truly speaking, this is labeled as a pseudoscience. मतलब it's not considered as a science. Let me tell you very vehemently that chromotherapy has no scientific base, no? As per the modern science. This is what has been labeled chromotherapy. इसको कोई ये नहीं है. कलर थेरेपी भी बोलते हैं, बट दिस इज टर्म्ड एज अ क्वैकरी, यानी कि उसको कोई आधार नहीं है. या अगर जो क्रोमोथेरेपी प्रमोट करते तो उन्होंने उसके कुछ साइंटिफिक एविडेंस, पेपर प्रेजेंटेशंस एंड डेटा, लॉन्ग डेटा, ऐसे नहीं कि मैंने ये 2 जन को दिए, उनको सब्जेक्टिव नहीं चाहिए, है ना. मतलब मैंने उनको क्रोमोथेरेपी दी, उनका ये दूर हुआ, उनका डायबिटीज गया, ये गया, ऐसे सब्जेक्टिव नहीं चाहिए. उनको ये करने के बाद बहुत अच्छा लगा, नीले कलर की बोतल से पानी पिए तो ये हुआ, पीले के लिए ये हुआ, ये यूरिन गई, ये गई, नहीं. तो उसे साइंटिफिक एविडेंस से करना चाहिए. तो ये क्रोमोथेरेपी, we are not advocating chromotherapy, to be very frank. But one thing is there, let me understand, let me tell you. One definite thing is there, that colors, and the colors, that is the UV light के जो spectrum से colors definitely have the effect on your moods. तुम्हारे moods के ऊपर bright रहेगा, you feel white colors, and bright colors you feel very enthusiastic and nice. Suppose एकदम डीप डार्क कलर के रूम में जाएंगे, जिन्हें ब्राउन कलर के करते हैं क्या घर, ऐसे कोई ब्राउन कलर के जो है सीलिंग को काला कलर करो, तो यू विल फील डिप्रेस टोटली. मतलब तुम्हारे मूड के ऊपर वो असर करता है, डेफिनेटली असर करता है ना. तो कलर्स है, मतलब ड्रेपरी कैसी रखनी है, लाइट कलर ड्रेपरी है, फर्नीचर में कैसे रखना है, क्या है. एक सेकंड ना, प्लीज अनम्यूट, थोड़ा सा आपको म्यूट करो, अनम्यूट हो गए होंगे तो ये डेफिनेटली हेल्प्स. तो मूड के ऊपर डेफिनेटली है, बट दैट आई विल नॉट कॉल एज अ क्रोमोथेरेपी. आई विल जस्ट से कलर्स एंड लाइट का इफेक्ट तुम्हारे ऊपर, मूड्स के ऊपर, इमोशंस के ऊपर, तुम्हारी भावनाओं के ऊपर निश्चित रूप से होता है, बट वो थेरेपी नहीं है. आई एम नॉट टॉकिंग इट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ थेरेपी, है ना. डेकोरेशन में इंटीरियर डेकोरेटर्स एंड आर्किटेक्ट्स ऐसे कॉम्बिनेशंस देते हैं कि अच्छे लगे, ड्रेपरी सिलेक्ट किए तो कैसे लगे. और दूसरा एक चीज, सनलाइट प्लेज अ ग्रेट रोल, है ना, ऑन योर मूड्स, एंजाइटी, डिप्रेशन के ऊपर. स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, यानी कि कौन से कंट्रीज, डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड, है ना, ये जो कंट्रीज है, स्वीडन, ये कंट्रीज, एंड इन दैट रशिया के ऊपर पार्ट वाले कंट्रीज, जहाँ पे सनलाइट बहुत कम आती है, या तो उनको सनलाइट मिलती ही नहीं है, तो वहाँ पे ज्यादा, मतलब रात की टाइम ज्यादा रहती है और दिन का कम रहता है, एंड सन बहुत कम मिलता है, तो लाइट बहुत कम मिलती है. तो देर आर मेनी एंजाइटी पेशेंट, थोड़ा सा तुम्हारा कुछ इसमें प्रॉब्लम हो गया, दे गो इनटू डिप्रेशन, दे गो इनटू एंजाइटी. देयर आर केसेस एंड दिस इज प्रूवन कि आप भी देखो, बहुत दिन तक सन नहीं निकला और क्लाउडी 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 अंधेरा अंधेरा रह गया, तो हमें भी मूड नहीं होता है काम करने का. एंड द मोमेंट द ब्राइट सनलाइट कम्स, यू फील वेरी एनलाइटेंड, एंड यू एक्सपीरियंस दिस. सनलाइट एंड दिस अग्नि तत्व has a direct effect on your moods and emotions. Okay, so this is what I wanted to tell you. So I'll stop sharing. Okay, and thank you very much for giving me a patient listening, and then going through the book. If you have any difficulty, if you have any questions, we will
डिस्कस नाउ. आज के इसमें कोई क्वेश्चंस है तो लेट मी अनाउंस द session officially close so that those Thank you, who sir. want to view they can view, and those who want to have questions, want to discuss, I am available. Thank you, sir. I am available. Yeah, Thank you, sir. Thank tell me. Thank you very much. कुछ questions है, कुछ जानना है इसके बारे में? sir. तो पूछो. You can ask me. Yeah. Any questions? Good. There are two situations. एक तो लेक्चर बहुत अच्छे से समझा तो क्वेश्चन नहीं रहते, और कुछ भी नहीं समझा तो भी क्वेश्चंस नहीं रहते. सो आई एम श्योर इट इज द फर्स्ट टाइम कि सबको अच्छे से समझा, इसलिए नहीं. It is very interesting, sir. दैट वाज द आइडिया. थोड़ा ये समझ. Thank you. So all Yes, the sir. pictures are so nice. All whatever pictures we have put on the PPT is so good, so good. I हाँ, ये तो पृथ्वी में भी देखा होगा, और भी आगे है. ये तो ट्रेलर है, और भी आगे के लेक्चर्स में और करेंगे और मजा करेंगे. मोर फन. सो आइडिया क्या होता है Thank you ना, so लेट much. मी टेल यू. विदाउट पीपीटी आल्सो इफ वी गो ऑन टॉकिंग, तो वर्बली उतना दिमाग में नहीं जाता है. यू कैन कैच अप ओनली 20% तुम ग्रास्प कर सकोगे, ओनली वर्बल कम्युनिकेशन. लेकिन जब पिक्चरियल रहेगा ना, तो देन यू कैन रिलेट इट. पिक्चरियल जब भी रहेगा ना, तो यू कैन रिलेट इट, यू कैन अंडरस्टैंड. तो आपके समझ में. अभी वो मैंने ऐसे ही बताया होगा कि जो फ्लेम है, तो फ्लेम में काली है, कराली है, पुल्लिंग भी नहीं है, तो कुछ समझे नहीं होता. जब भी जैसे द मोमेंट ऑफ शो. एक सेकंड. पर्शियन निकलेन बेरी पत्ते. हाँ. हाँ, तो वो अगर पिक्चर नहीं दिखाया होता ना फ्लेम का ढूंढ ढूंढ के, तो यू विल नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज काली, कराली, मनोजवा. ऐसे जैसे मोमेंट यूज आप देखते हैं तो आपको पता चलता है. ये दिस यू कैन रिलेट. So ये different type of अग्निज ऑल एग्जाम के लिए आएंगे. दादू, अग्नि, इसका सब नाम याद रखना पड़ता है. देखो, Like- our course is therapeutic है ना. सो जो थेरेपी का आपको उपयोग करना है ना, वो ज्यादा करके वो उसके ऊपर ध्यान रहेगा. ये सब चीजें मतलब दिस, लेट मी टेल यू, अगर ये नहीं रखते और खाली उतना ही रखते ना, तो आपको अग्नि का महत्व क्या है लाइफ में वो कुछ समझेगा नहीं. But we should know our heritage. Why we are doing it? We should know our culture. We should know our heritage, so that the respect increases in our scriptures. And इसी हिसाब से अगर हम नेचुरोपैथी एंड योगा थेरेपी को इसी हिसाब से देखते हैं ना, then you understand. अभी I will tell you एक सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूँ. इट्स अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल. व्हेन यू लर्न साइकोलॉजी, बराबर, हम लोग साइकोलॉजी का कोर्स करते हैं. व्हाट साइकोलॉजी इज टॉट टू यू? वेस्टर्न साइकोलॉजी. बिल्कुल आपको सिगमंड फ्रॉइड सिखाया जाएगा, कार्ल रॉजर्स सिखाया जाएगा, अल्बर्ट एलिस सिखाया जाएगा. यू विल बी टॉट डिफरेंट साइकोलॉजिकल ये सब चीजें कॉलेज में, एंड देन यू गेट अ सर्टिफिकेट डिपेंडिंग अपॉन द वेस्टर्न साइकोलॉजी. और ये वेस्टर्न साइकोलॉजी ही जब कहीं भी जाएंगे साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट लेने के लिए, तो ऑल दिस psychological treatments and psychologists will treat you from this. Nothing wrong. I'm not saying this is wrong. पहले ध्यान में लो. But how many of you know that the greatest psychologists are Indians? Not today's. 5,000 years old. Who was the greatest psychologist? Who is the psychiatrist who understood the mind? महर्षि Lord पतंजलि. Krishna. लॉर्ड कृष्णा तो लॉर्ड है, मतलब वो तो छोड़ो. मैं आई एम टॉकिंग अबाउट मैन. महर्षि पतंजलि योग सूत्र, महर्षि पतंजलि के योग सूत्र जो है, दैट इज साइकोलॉजी. इट गोज डीप इनटू द साइकोलॉजी अंडरस्टैंडिंग, है ना. एक लेक्चर है, एक लास्ट लेक्चर यही इसमें साइकोलॉजी के ऊपर ही है मेरा, क्लेश एंड वृत्ति. वो लेक्चर है आपके लिए. So Indian psychology समझने के लिए. So we being the students of yoga, we should know this psychology, है ना, कि ये and understand this psychology, and at such a deeper level he is taking us this psychology. So, wonderful. So
आई एम नॉट सेइंग कि ये साइकोलॉजी, तो ये साइकोलॉजी कहाँ तक वो लेके जाता है, इट टेक्स द साइकोलॉजी दैट इज टू बी सीन. सो इज द ग्रेटेस्ट साइकोलॉजिस्ट, इज अ साइकियाट्रिस्ट, और उन्होंने जो लिख के रखा है इतना अमेजिंग है. तो विदाउट क्रिटिसाइजिंग द वेस्टर्न साइकोलॉजी, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग, पहले ध्यान में रखो, इट्स नॉट क्रिटिसिज्म टू वेस्टर्न साइकोलॉजी, बट एट द सेम टाइम वी शुड नो आवर साइकोलॉजी. सो ये सिखाने का कोशिश है कि ये साइकोलॉजी हम सिखाएंगे, कि ये साइकोलॉजी हम सिखाएंगे कि कैसी है. एंड इन योर थेरेपी यू कैन यूज दिस साइकोलॉजी, थोड़ा थोड़ा, जैसे आज आप करेंगे आगे दूसरे, तो दिस विल गेट द फाउंडेशन. मतलब दोनों का इंटीग्रेशन करेंगे ना, कि फ्रॉइड का साइकोलॉजी और इसका. फ्रॉइड जो बताते हैं कि नीचे जाके कैसे, तो ये सब लेक्चर में आने दो, अभी ये सब एक्सप्लेन नहीं. तो व्हाट आई मीन टू से कि ये सब जानना हमारे लिए जरूरी है कि व्हाट इज आवर हेरिटेज, व्हाट इज आवर एंसेस्टर्स हैव सेड अबाउट ऑल दिस तत्वास, ऑल दिस थिंग्स. मतलब ठीक है, रिक्लेस सनबाथ, पुनेस सनबाथ नेचुरोपैथी में आएगा, क्लोरोफिल सनबाथ जो यहाँ हमने डेवलप करके आगे ले रहे हैं, बट सनबाथ वाज ऑलरेडी टोल्ड बाय इन या आयुर्वेदा. आयुर्वेदा में वो बोलते हैं ना सूर्योपासना, सूर्य नमस्कार, तो उन्होंने कभी का दिया है कि सूर्य की उपासना करो, सूर्य की प्रार्थना करो एंड एक्सपोज योर सेल्फ. 108 सूर्य नमस्कार डालेंगे तो उतना टाइम सन में ही रहेंगे, एक्सरसाइज भी होगा, एंड व्हेन यू आर डूइंग डिफरेंट पोस्चर्स you are getting sunlight on all parts of the body, and at the same time your detoxification वो भी हो रहा है, सनलाइट में भी हो रहा है. सो दैट इज सूर्योपासना. तो वो कभी का बोल के रखा है ना. तो ये है, तो खाली पड़े रह के वो करना ये एक बात अलग है, और सन के साथ में सन वर्शिपिंग, सन सैल्यूटेशन करना इज अनदर थिंग. सबको नहीं होगा, तो जो नहीं होगा तो ये टाइप का सनबाथ भी ले लो, एंड सनबाथ अलॉन्ग विथ मड थेरेपी लेंगे, मल्टीप्लाइज द इफेक्ट, है ना. तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इफेक्ट, और जैसे जैसे ग्रॉस टू सटल जाते जाएंगे वैसे थेरेपी और डीपर लेवल पे चली जाएगी. बाय द टाइम यू रीच आकाश विल बी द डीपेस्ट, एंड विल बी गो टू द सटलेस्ट, दैट इज आत्म तत्व, दैट इज द डीपेस्ट थेरेपी. तो ये सब जानने के लिए मैं, ओके ठीक है, बोलो सर Okay, एक sir. बात Right. पूछना Good. था। बोलो या टेल मी. सर ये सनबत हम लोग अम्ब्रेला के अंदर बैठ के ले सकते हैं क्या? नहीं, अम्ब्रेला के अंदर क्या करना है ना, अम्ब्रेला इसलिए लगाते हैं ना सनबाथ लेने के टाइम में कि योर हेड शुड बी इनसाइड द शैडो, बॉडी एक्सपोज करना है सन को, आप समझे. तो वो जनरली क्या होता है ना कि बॉडी एक्सपोज करते हैं सी शोर में, है ना. तो सर के ऊपर ठंडा ये रखना है, और सनबाथ होने के बाद तुमको तुरंत घर नहीं जाना है ना, थोड़ा और भी मजा करना है, तो अम्ब्रेला के आके नीचे बैठो ना, तुम्हारा एक्सपोजर हो गया तो अम्ब्रेला के नीचे बैठ के देन एंजॉय योरसेल्फ द बीच. इसलिए वो अम्ब्रेला लगाते हैं. अम्ब्रेला के नीचे तुमको नहीं, देन यू आर एंजॉयिंग द ब्रीज, देन यू आर एंजॉयिंग द साउंड ऑफ द सी, ओशन का साउंड, वेव्स का साउंड, ये भी हमारे मन पे ऊपर असर करता है. डायरेक्ट एक्सपोजर कितने समय देना चाहिए? इसलिए तो मैंने बोला ना कि ये डिपेंडिंग अपॉन in which tropical zone and which particular zone, geographical location you are staying, कहाँ रहते हो क्या, इसलिए ये जो मैनुअल है, यहाँ पे मुंबई का बात कीजिए, सुनो ना बॉम्बे ये में। मैनुअल जो है ना, सुनो ना ये मैनुअल जो है ना, हाँ, उसमें लिखा है क्या? हाँ, मैनुअल देखे अभी 1 महीने से ऊपर हो गए ना. तो मैंने देने के टाइम भी बोला था कि रोज सुबह हल्दी कुंकू और लेके रोज उसकी पूजा करना है ना, तो इसका मतलब वी आर सीरियसली टेकिंग मोस्ट ऑफ दिस. तो पूजा मत करो, इसे थोड़ा थोड़ा पढ़ो. और सर ये मतलब एकदम जब बहुत धूप होता है 12 बजे 2 बजे के अंदर, उस समय नहीं लेना चाहिए क्या? अभी देखो, तुम 12 बजे की धूप में मुंबई में अक्टूबर में कितना टाइम बैठ सकते हो, नहीं बैठ सकते, समझे ना. तो ये ऐसे नहीं करना है, देन यू विल हैव सनबर्न्स, पूरा बर्न हाँ, हो. यू नो वन
fabulous thing. I don't know how many of you have gone to Ladakh. लद्दाख में सब जीरो टेम्परेचर रहता है, मतलब टेम्परेचर एकदम नीचे रहता है एंड सनबर्न होते हैं वहाँ, बाप रे। स्किन जलती भी है और ठंडा भी रहता है। इसका मतलब ऐसे नहीं है कि ठंडा है बाहर तो सन नहीं अफेक्ट करेगा। तो लद्दाख इज अ प्लेस हाई, मतलब लद्दाख इज अ हाई एल्टीट्यूड डेजर्ट जहाँ पे टेम्परेचर रहेगा 5 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, कभी नीचे भी रहेगा एंड स्कॉर्चिंग सन भी रहेगा कि जो बॉडी को बर्न करेगा। तो ओके। इसलिए हमें वो समझ के चलना है कि कैसे और कैसे लेना है सनबाथ, है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहले पढ़ेंगे, देन अगर इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे एंड देन विल ट्राई टू डिस्कस एंड रिजॉल्व। ऐसे कुछ नहीं है ओके कि सर। मैं आंसर नहीं करूंगा, बट व्हाट आई मीन टू से हम्म, कि आप पढ़ो, try to understand yourself, then let the question come to your mind, then we'll have a discussion and then we'll finish, huh? ऐसे ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। thank you so much, सर sir. बहुत एफर्ट लेके आपने पीपीटी बनाया हमारे लिए सर, थैंक यू सो मच, बहुत ही नहीं सुंदर। नहीं, एफर्ट ऐसे मतलब क्या होता है ना कि वो समझने की कोशिश करने के लिए, नहीं तो बिल्कुल। ओनली वर्बल करेंगे या ओनली बुक पढ़ने को देंगे तो सब घुसेगा नहीं दिमाग में, इसलिए वो जरूरी है। यस सर, आगे थैंक यू भी सर, ऐसे ही ब्यूटीफुल। एफर्ट्स रहेंगे हमारे, मेरे थैंक और यू सो मैडम मच। के भी। मैडम ऑल्सो विल प्रेजेंट इन द सेम फैशन, मैडम ओके सर सर, के भी ऐसे ही थैंक रहे। ओके, बिल्कुल Thank you, थैंक यू sir. सर। Thank you so much, sir. already Good 10:30 night, हो गया। If there are no good questions, night. then we'll say good night। तो गुरुवार, एक सेकंड, गुरुवार मिलने की क्या जरूरत नहीं है, कुछ अभी सब्जेक्ट